हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। अपने पढ़ रहे हैं ह्यूमन सिस्टम और इसमें अपना टॉपिक चल रहा है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था आई होप आपको पसंद आया होगा, तो अपने इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने रुधिर परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले किसको उठाया था? रुधिर को। इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। रुधिर जो है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। रुधिर दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला घटक है प्लाज्मा और दूसरा घटक है रुधिर कोशिका, ब्लड सेल्स। रुधिर में प्लाज्मा 55% होता है। रुधिर का कितना भाग प्लाज्मा होता है? 55% यानी 55%। और कितना भाग रुधिर कोशिकाएं होती हैं? 45%। कितना भाग रुधिर कोशिकाएं होती हैं? 45%। अपने पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो प्लाज्मा है क्या। सबसे पहले दोस्तों, यह रुधिर का तरल भाग है। क्या है? रुधिर का तरल भाग। जो रुधिर में बहने का गुण है वो किसके कारण है? प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा एक पानी जैसा द्रव है, तरल भाग है, जिसके अंदर रुधिर कोशिकाएं अंदर डूबी हुई रहती हैं, तैरती हुई रहती हैं। प्लाज्मा क्या है? रुधिर का तरल भाग। इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कारण क्या है? इसमें बिलरुबिन व कैरोटीन वर्णक उपस्थित होते हैं। बिलरुबिन और कैरोटीन नामक वर्णक उपस्थित होते हैं, जिनके कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। उसके बाद यह शरीर का 5% भाग बनाता है। प्लाज्मा हमारे शरीर का कितना परसेंट भाग बनाता है? 5% भाग बनाता है। उसके बाद दोस्तों, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? क्षारीय। इसकी जो प्रकृति यानी नेचर जो है वो कैसी है? क्षारीय यानी बेसिक। और यहां मैं आपको एक चीज बता दूं, बाकी तो अपने अलग से वीडियो बनाएंगे इस पर भी। ये पीएच या अम्लीय क्षारीय क्या सिस्टम है, तो आपको दोस्तों ध्यान हो तो एक पीएच पैमाना होता है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें से तो एक बार आप इतना ही ध्यान रखो कि इस पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक होता है पैमाना। 0 जिनकी पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको अपने अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। जिनकी पीएच 7 से कम होती है उन पदार्थों को अपने क्या बोलते हैं? अम्लीय। जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्षारीय। और जिनकी पीएच 7 होती है उन्हें क्या कहते हैं? उदासीन। अम्लीय यानी एसिडिक, उदासीन यानी न्यूट्रल, क्षारीय यानी बेसिक। तो जो प्लाज्मा है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? क्षारीय। यानी इसकी पीएच कितनी होगी? 7 से कम, 7 या 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा वाले किसमें आते हैं? क्षारीय में। यानी इसकी जो पीएच है वो क्या होगी? 7 से ज्यादा होगी। ये बेसिक सी चीजें हैं दोस्तों प्लाज्मा के बारे में। उसके बाद अपने बात करते हैं प्लाज्मा भी आगे कितने प्रकार का, मतलब इसका जो डिवाइडेशन है, इसको भी कितने घटकों में अपने बांट सकते हैं। तो इसको अगर अपने मात्रा के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा इसमें क्या उपस्थित है? जल। 90 से 92% इसमें क्या उपस्थित है? जल उपस्थित है। दूसरे नंबर पर इसमें कौन सा घटक है? कार्बनिक पदार्थ। दूसरे नंबर पर इसमें कौन सा घटक उपस्थित है? कार्बनिक पदार्थ, जो इसमें लगभग कितने पाए जाते हैं? 7 से 8%। और तीसरे नंबर पर इसमें कौन उपस्थित है? अकार्बनिक पदार्थ, जो लगभग कितने पाए जाते हैं? 1%। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कौन उपस्थित है? जल, 90 से 92%। फिर कौन उपस्थित है? कार्बनिक पदार्थ, इनको अलग से पढ़ेंगे अपने अभी, जो कितना है? लगभग 7 से 8%।
और फिर कौन उपस्थित है, अकार्बनिक पदार्थ जो कितने हैं 1%, इनको भी अपने अलग से पढ़ेंगे। तो ये है कुछ बेसिक सी बातें प्लाज्मा के बारे में। एक बार दोबारा से देखते हैं। अपने पढ़ रहे हैं रुधिर। रुधिर को दो घटकों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा रुधिर का कितना भाग है 55% और रुधिर कोशिकाएं कितना है 45%। यानी प्लाज्मा की मात्रा रुधिर में ज्यादा है, इसी कारण रुधिर की तरल प्रकृति अपने को प्रतीत होती है, क्योंकि प्लाज्मा भी क्या है, रुधिर का तरल भाग है। उसके बाद प्लाज्मा का रंग कैसा है, हल्का पीला। ये हल्का पीला रंग है इस कारण इसमें क्या उपस्थित है, बिलरुबिन और कैरोटीन वर्णक उपस्थित होते हैं, जिनके कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। यह प्लाज्मा अपने शरीर का कितना भाग बनाता है, 5% भाग बनाता है। और प्लाज्मा की प्रकृति कैसी है, क्षारीय, यानी इसकी पीएच कितनी है 7 से अधिक, क्योंकि 7 से ज्यादा वाले जो पीएच रखते हैं पदार्थ वो किसमें चले जाते हैं, क्षारीय प्रकृति में। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा में भी कौन से घटक उपस्थित हैं, कौन से पदार्थ उपस्थित हैं। तो सबसे ज्यादा प्लाज्मा में कौन उपस्थित है, जल 90 से 92%। उसके बाद इसमें क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ लगभग 7 से 8%। और फिर क्या पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जो कितने हैं, लगभग 1%। तो अब इनको अपने आगे अलग से डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने कार्बनिक पदार्थ की। कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कितना है इसमें 7 से 8%। अब इसमें भी अलग अलग तरह के पदार्थ हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स। अब पोषक पदार्थ कौन कौन हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ग्लूकोज, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल। ये सब पोषक पदार्थ हैं जो छोटी आंत में बनते हैं। भोजन का पाचन यानी डाइजेशन होने के बाद बनते हैं छोटी आंत में। फिर रुधिर इनको घोलकर लाता है और पूरे शरीर में इनकी सप्लाई करता है, वो अपने अलग पढ़ेंगे। इनको इनसे अपने ऊर्जा मिलती है, इसलिए इनको अपने क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थ। ये कहाँ उपस्थित है, प्लाज्मा में घुले हुए हैं। दूसरे नंबर पर उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ जिनका अपने को अपने शरीर से उत्सर्जन करवाना है, जो अपने शरीर में काम के नहीं है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। ये कौन कौन से हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये पूरे शरीर से कलेक्ट करके कहाँ डाल दिए जाते हैं, किडनी में। और किडनी इनसे क्या बनाती है, मूत्र, यूरिन का निर्माण करती है और इनको शरीर से उत्सर्जित करवा दिया जाता है। ये भी कहाँ घुले हुए होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, प्लाज्मा में। तीसरे नंबर पर कौन है, विटामिन। सारे विटामिन किसके अंदर उपस्थित होते हैं, प्लाज्मा में। विटामिन अपने शरीर में पाए जाते हैं, इनके लिए भी अपने अलग से पढ़ेंगे। विटामिन कहाँ उपस्थित होते हैं, सारे प्लाज्मा में। फिर हैं हार्मोन्स। आपको पता है गाइस, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं होती, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने स्त्राव को, जो इनका स्त्राव होता है जिसे अपने हार्मोन कहते हैं, वो सीधा किसमें डालती हैं, रुधिर में। और रुधिर इनको फिर कहां लेके जाता है, पूरे शरीर में, या जिस अंग के लिए हार्मोन को निकाला गया है, जिस अंग से कोई विशेष कार्य करवाने के लिए हार्मोन को स्रावित किया गया है, उस अंग तक रुधिर उस हार्मोन को लेके जाता है। तो सारे के सारे हार्मोन्स जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, वो भी किसमें घुले होते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं। उसके बाद में है घुलित गैसें। देखो दोस्तों, अपने वैसे तो देखो नाइट्रोजन भी उपस्थित है थोड़ी बहुत मात्रा में, अमोनिया भी है बॉडी में, पर अपने परिसंचरण में रुधिर के अगर टर्म्स में देखें तो अपने दो गैसों की बात करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन गैस है वो प्लाज्मा में कितनी होती हैं, 0.30 मिलीलीटर ऑक्सीजन
कितने प्लाज्मा में उपस्थित होती है? 100 मिलीलीटर प्लाज्मा जल में पाई जाती है। यानी अपनी बॉडी में 0.30 मिलीलीटर ऑक्सीजन 100 मिलीलीटर प्लाज्मा में उपस्थित होती है। हालांकि ये अमाउंट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई रहती है और हीमोग्लोबिन उसे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, इसलिए फ्री ऑक्सीजन की मात्रा प्लाज्मा में बहुत कम उपस्थित होती है। उसके बाद अगर अपने कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कितनी पाई जाती है? 5 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 100 मिलीलीटर प्लाज्मा जल में। नाइट्रोजन भी उपस्थित होती है थोड़ी बहुत, पर अपने उसको नहीं पढ़ेंगे, एक बार अपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म्स में देखेंगे। ऑक्सीजन कितनी उपस्थित होती है प्लाज्मा में? 0.30 मिलीलीटर। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी उपस्थित होती है? 5 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड 100 मिलीलीटर प्लाज्मा वाटर में उपस्थित होती हैं। तो अपने पढ़ रहे हैं गाइस कार्बनिक पदार्थ जो कितना पाया जाता है? 7 से 8%। पहले अपने पढ़ा भी कार्बनिक पदार्थों ग्रुप में कौन सा पदार्थ है? पोषक पदार्थ। ये भी किसमें उपस्थित होते हैं? प्लाज्मा में। उत्सर्जी पदार्थ भी सारे किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। सारे विटामिन और हार्मोन्स ये भी किसमें घुले हुए रहते हैं? प्लाज्मा में घुले हुए रहते हैं। फिर है घुलित गैसें। घुलित गैसों के रूप में मेन गैसें कौन सी है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें भी किसमें उपस्थित रहती हैं? प्लाज्मा में। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है 100 मिलीलीटर प्लाज्मा में? 0.30 मिलीलीटर। और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा उपस्थित है? 5 मिलीलीटर। तो आगे देखते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, बात करते हैं प्रोटीन। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है, इनको पढ़ेंगे अपने डिटेल से। तो सबसे पहले जो प्रोटीन है वो तो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इन दोनों प्रोटीन का कार्य होता है रुधिर स्कंदन। ये दोनों प्रोटीन कौन सा कार्य करवाती हैं? रुधिर स्कंदन। रुधिर स्कंदन को क्या बोलते हैं अपने? ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोएगुलेशन। अब ये रुधिर स्कंदन है क्या? जब अपने चोट लगती है तो रुधिर का बाहर स्त्राव होता है। उस स्त्राव को रोकने के लिए जहां चोट लगी है वहां ये दोनों प्रोटीन एक गांठ जैसी संरचना बना देती है, जिसे बोलते हैं थक्का या क्लोट, जिससे कि रुधिर का बाहर निकलना बंद हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रुधिर स्कंदन। और ये कौन करवाती है? दोनों प्रोटीन कौन सी हैं? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। वैसे जब तक चोट नहीं लगती तब तक ये अपने प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में डीएक्टिवेट फॉर्म में उपस्थित होती हैं। जैसे ही चोट लगेगी तो ये दोनों क्या हो जाती हैं? सक्रिय यानी एक्टिवेट हो जाती है। और कौन सी क्रिया करवाती हैं? रुधिर स्कंदन, जिससे कि रुधिर का बाहर निकलना बंद हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। देखो दोस्तों, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में, प्लाज्मा में सबसे अधिक यही प्रोटीन पाई जाती हैं। प्लाज्मा में जितने भी प्रोटीन है उनमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? एल्ब्यूमिन। इसका कार्य क्या है? प्रासरण नियमन। इसका कार्य क्या है? प्रासरण नियमन यानी ओस्मोसिस रेगुलेशन। और ये होता क्या है गाइस? अब एक बार अपने को इतना ही ध्यान रखना है भी एल्ब्यूमिन क्या कार्य करवाती है? प्रासरण नियमन। और ये होता क्या है? ये प्रासरण नियमन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो लगातार रुधिर को क्या करती है? प्रवाहित किए रखती है, रुधिर को रुकने नहीं देती हैं। उसके बाद में है हिपेरिन। दोस्तों ये एक प्रतिस्कंदक है।
है ये एक प्रतिस्कंदक, एंटीकोएगुलेटर। यानी ये रुधिर स्कंदन को रोकता है। देखो जब तक अपने चोट नहीं लगती तब तक अपने शरीर में रुधिर वाहिकाओं में कौन कार्य करता है, हिपेरिन। ये रुधिर को जमने नहीं देता, रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को जमने नहीं देता है। यानी जब तक चोट नहीं लगती तब तक हिपेरिन सक्रिय रहता है, एक्टिवेट रहता है और ये रुधिर को कंटिन्यू चलाए रखता है, जिससे कि रुधिर जमता नहीं है। जैसे ही चोट लगेगी तो जो हिपेरिन है वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट, जिससे कि रुधिर स्कंदन की क्रिया होगी और रुधिर का बाहर स्त्राव जो है उसे रोक दिया जाएगा। देखो दोस्तों, अभी तक अपने जितनी भी प्रोटीन पढ़ी हैं, इन सभी प्रोटीन का निर्माण, अभी तक हमने जितनी भी प्रोटीन पढ़ी है, इन सभी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, लीवर में। हाँ, जो हिपेरिन है उसका थोड़ा बहुत भाग जो है वो एक WBC है, जिसको अपने आगे पढ़ेंगे, बेसोफिल। बेसोफिल्स WBC में भी होता है। वैसे अभी तक जितनी भी प्रोटीन हमने पढ़ी है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, हिपेरिन, ये सब कहाँ बनती है, यकृत में। वैसे हिपेरिन को अगर देखा जाए तो प्योरली क्या है, एक पॉलीसैकेराइड भी है। इन सभी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत, लीवर में। पर हिपेरिन की कुछ मात्रा लीवर के साथ साथ कहाँ बनती है, बेसोफिल्स में भी बनती है। इसके अलावा एक प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। इसका कार्य होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी का निर्माण। और ये एंटीबॉडी क्या चीज है, देखो दोस्तों, अपने शरीर में बाहर से जितने भी वायरस या बैक्टीरिया आते हैं वो सब अपने इम्यून सिस्टम द्वारा एंटीजन के रूप में पहचाने जाते हैं। जितने भी बाहर से वायरस बैक्टीरिया आते हैं वो सब अपने इम्यून सिस्टम द्वारा किस रूप में पहचाने जाते हैं, एंटीजन के रूप में। अपना इम्यून सिस्टम इनको नष्ट करने के लिए, इन वायरस बैक्टीरिया यानी एंटीजन को नष्ट करने के लिए इनके अगेंस्ट क्या बनवाता है, एंटीबॉडी, जो किसको नष्ट कर देते हैं, एंटीजन को, जिससे अपने को सामान्य अवस्था में रोग नहीं होते हैं। अगर अपने डेली लाइफ की बात करें तो हवा, भोजन, पानी के साथ अपने शरीर में लाखों वायरस बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं, पर अपने को रोज प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपने को कौन हेल्प कर रहा है, अपना इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र, जो रोगों से लड़ने में अपनी सहायता कर रहा है। कैसे? ये उन एंटीजन यानी रोग कारकों के खिलाफ क्या बना देता है, एंटीबॉडी, जिससे एंटीजन यानी रोग कारक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसका निर्माण जो है वो लीवर में नहीं होता, इसका निर्माण लसिका अंगों में होता है। ये ध्यान रखना है। ये लसिका अंग क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या है, ये अपने अलग से पढ़ेंगे लसिका परिसंचरण तंत्र में। अभी अपना कौन सा परिसंचरण तंत्र चल रहा है, रुधिर परिसंचरण तंत्र चल रहा है। अपने जब लसिका परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो लसिका अंगों को भी अपने डिटेल से पढ़ेंगे। वहां अपने एक अंग पहले भी आया, प्लीहा, स्प्लीन, जो कि एक लसिका ग्रंथि है, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो ये दोस्तों प्लाज्मा में उपस्थित कुछ प्रोटीन हैं, इनको आपको अलग से ध्यान में रखना है कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है, रुधिर स्कंदन, बस इतना, ये मेन चीज ये है। एल्ब्यूमिन का काम क्या है, प्रासरण नियमन, और ये प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। हाँ, ये वही प्रोटीन है जो अंडे में पाई जाती है, अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन भी एल्ब्यूमिन है, सेम ही प्रोटीन है, ध्यान रखना। ये हिपेरिन, जिसका काम क्या है, ये प्रतिस्कंदक है, एंटीकोगुलेटर, यानी ये सामान्य अवस्था में जब तक चोट नहीं लगती तब तक ये रुधिर वाहिकाओं में जो धमनी शिराएं हैं उनमें ब्लड को जमने नहीं देता और लगातार चलाए रखता है। जैसे ही चोट लगेगी तब ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, ताकि रुधिर स्कंदन की क्रिया संपन्न होगी। ऊपर वाली जितनी भी प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, हिपेरिन, ये सब कहाँ बनती है, लीवर में। हाँ, थोड़ी बहुत हिपेरिन की मात्रा लीवर के साथ कहाँ बनती है,
बेसोफिल्स, जो कि एक WBC है जिसको हमने आगे पढ़ेंगे। बेसोफिल्स द्वारा भी थोड़ा बहुत किसका निर्माण होता है, हिपेरिन का। उसके बाद है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है जिसका काम क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। और एंटीबॉडी क्या करते हैं, शरीर में जितने भी रोग कारक आते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, जो कि क्या होते हैं अपने शरीर के लिए एंटीजन, उनको नष्ट करते हैं कौन, एंटीबॉडी। और इनका निर्माण कहाँ होता है, लसिका अंगों में, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में, और इनको अपने लसिका परिसंचरण तंत्र में अलग से पढ़ेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रोटीन वाला क्वेश्चन जो है पूरा अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो अपने चलते हैं आगे। अब देखो अपने पढ़ रहे हैं कार्बनिक पदार्थ। पहले हमने प्लाज्मा में देखा कि जल सबसे ज्यादा मात्रा में है 90 से 92%। फिर अपने देखा दूसरे नंबर पर कौन है, कार्बनिक पदार्थ, जो 7 से 8% पाए जाते हैं। उसमें अलग अलग चीजें थी वो अपने पढ़ी। उसके बाद है अकार्बनिक पदार्थ। इनऑर्गेनिक मटेरियल या मैटर। देखो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में आयन उपस्थित होते हैं अपने प्लाज्मा में। क्या उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं। अब आयन कौन कौन से हैं अपने प्लाज्मा में, उनको ध्यान में रखना है। क्लोराइड आयन, जो कि क्या होता है, Cl-1। सोडियम आयन, जो कि क्या होता है, Na+1। पोटेशियम आयन, जो कि क्या होता है, K+1। बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, जो कि क्या होता है, HCO3-1। ये, और इसके अलावा भी कैल्शियम, जो कि क्या होता है, Ca+2। मैग्नीशियम, जो कि क्या होता है, Mg+2। ये अपने प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ के रूप में आयन उपस्थित होते हैं। अब देखो दोस्तों एक चीज बताता हूं आपको भी, जिस पर प्लस आवेश होता है उसे बोलते हैं कैटायन, और जिस पर माइनस आवेश होता है उसे बोलते हैं एनायन। ये अपने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो अपने केमिस्ट्री को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिन परमाणुओं पर प्लस आवेश होता है उन्हें क्या बोलते हैं, कैटायन। जिन पे माइनस होता है उन्हें क्या बोलते हैं, एनायन। तो अगर आपसे पूछा जाए भी रुधिर का प्रमुख एनायन कौन सा है, मेन एनायन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, क्लोराइड आयन। मेन एनायन कौन है, क्लोराइड। और अगर आपसे प्रमुख कैटायन पूछा जाए, प्लस आवेश वाला पूछा जाए, तो वो कौन है, सोडियम है। तो ये गाइस ध्यान रखना है। प्रमुख एनायन कौन है अपने प्लाज्मा में, क्लोराइड Cl-1, और प्रमुख कैटायन कौन है, सोडियम Na+1। अब बात करते हैं कि इन अकार्बनिक पदार्थों का कार्य क्या है, ये क्या कार्य करते हैं। इन सभी का कार्य है प्लाज्मा का क्षारीय गुण बनाए रखना। ये सारे आयन क्या करते हैं, प्लाज्मा, अपने पहले पढ़ा भी प्लाज्मा कौन सी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का। यानी ये सब मिलकर क्या करते हैं, प्लाज्मा का क्षारीय गुण बनाए रखते हैं। अर्थात ये प्लाज्मा, या मैं ये कह सकता हूं रुधिर की पीएच नियंत्रित करते हैं। क्षारीय गुण नियंत्रित करने का मतलब क्या हुआ, पीएच नियंत्रित करना हो गया। अगर इनकी मात्रा कम ज्यादा होती है तो पीएच भी क्या होगी, कम ज्यादा होगी। और अगर पीएच कम ज्यादा होगी तो इनका ये क्षारीय गुण भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर पीएच 7 से नीचे चली गई तो ये प्लाज्मा यानी रुधिर कौन सी प्रकृति में चला जाएगा, अम्लीय में। और 7 से ऊपर चलेगी बहुत ज्यादा तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें क्षारीय गुण काफी अधिक हो जाएंगे। ये सभी मिलकर क्या करते हैं, प्लाज्मा का जो क्षारीय गुण है, यानी जो प्लाज्मा की पीएच है उसे क्या रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं।
तो दोस्तों ये प्लाज्मा कंप्लीट होता है। यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में बेसिक से एडवांस तक जो चीजें थी वो आ चुकी हैं। जो इससे जुड़ी हुई एक्सेप्शनल चीजें हैं, जो कुछ अपवाद हैं, उनको इस टॉपिक के लास्ट में कवर किया जाएगा। छोटी छोटी बातों को फैक्ट्स के रूप में कवर करेंगे अपने। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।